So hey, welcome to Pharmies. Let's make it easy. This is the lecture for Pharmacology Unit First B Pharmacy Semester 5. तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं बता दूं कि फार्माकोलॉजी सबसे मेन सब्जेक्ट माना जाता है फार्मेसी में। तो मैंने इसके लिए एक हफ्ता लिया कि इसको कैसे पढ़ा जाए और इसको ईजिली पर डीप वे में कैसे याद रखा जाए परमानेंट। तो मैंने एक ही कंक्लूजन पे आया कि इसको हम एक दिन में एक यूनिट नहीं कवर कर सकते जैसे कि हम करते आ रहे हैं, पर हम इसे एक मेन सब्जेक्ट की तरह पे ट्रीट करें और हम इस पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक्स डिवाइडेड है, तो अगर आप टोटल सिलेबस देखोगे ना तो उसमें टोटल 20 to 25 टॉपिक्स हैं। तो ना कि आप एक दिन में एक यूनिट कवर करो, इसको आप एक मेन सब्जेक्ट समझ रहे हो, इसलिए इसका एक टॉपिक एक दिन में डीपली पढ़ो, जो कि आपका एवरेज 1 घंटा लेगा एक टॉपिक। आप इसको एक दिन में सारा टॉपिक मत कवर करो एक यूनिट का, बल्कि एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करो। एंड यस, स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक पे लिखा है फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कहीं से भी पढ़ो, पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमारा HAP पहली बार हमने पढ़ा था शायद सेकंड सेम में, वहाँ पे आपका एक चैप्टर है हार्ट लेके या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लेके, उसको आप गो थ्रू जरूर कर लो। ब्रीफ में, भले डीप में ना पढ़ो, पर ब्रीफ में एनाटॉमी उसकी जान लो कि हार्ट होता कैसा है, उसका कंडक्शन कैसे होता है, एंड उसके जो भी ब्रीफ है, लाइक उसके जो वीन और आर्टरीज के बीच में जितने भी डिफरेंसेस है, मतलब जितने भी जो ब्रीफ और मेन टॉपिक है, आप हार्ट के बारे में जरूर जान लो, हार्ट का डायग्राम एंड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो उसको आप जरूर कर लो। यहाँ पे मैं फ्लैश कर देता हूँ जल्दी जल्दी, यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, याद नहीं करना है, गो थ्रू हो जाओ ताकि आप फार्माकोलॉजी को डीप में समझ पाओ, क्योंकि ये बहुत मेन सब्जेक्ट है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इजीली अरेंज चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे पेजेस में कवर करवा रखा है एक टॉपिक, मैक्सिमम 3 पेजेस होगा एक टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 है, लेक्चर 1 भी आप इसको कह सकते हो, जो कि होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन टू द हीमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ये होने वाला है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट डे। सो पेज 1, 3 पेजेस में कवर है एक्चुअली। तो पेज 1, बिफोर स्टार्टिंग मैं पहले ही बता दूं कि मैं ये जो नोट है खुद भी बना सकता लिख के, पर इस पर बहुत टाइम वेस्ट होने वाला था, और क्योंकि मैं कॉपी कर ही रहा हूँ तो मैं पहले ही बता दूं किन किन से कॉपी कर रखा है। मेनली कंटेंट ये कॉपी मतलब एज अ रेफरेंस कह लो आप, क्योंकि वो भी रेफरेंस से ही लाते हैं। इज़ टेकन फ्रॉम द सॉल्यूशन फार्मेसी, ठीक है, जो मेरा बेस्ट है यूट्यूब चैनल। और थोड़ा बहुत हिंट्स मैंने लिए हैं केयरवेल से, कॉन्सेप्ट बाय प्रकाश चौधरी, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन में, और AI के थ्रू भी थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश करा है, अरेंज करने की कोशिश करा है, और हर जगह से मैंने कंबाइन करके एक जो भी चाहिए होता है टॉपिक के लिए कंबाइन करके एक ब्रीफ में आपके सामने रख दिया है। अब हाँ, मैं बोल सकता था डायरेक्ट कि आप सॉल्यूशन फार्मेसी पढ़ो, बिल्कुल वो बहुत अच्छे हैं, पर उनका जो नोट्स है वो अरेंज नहीं होता है मेरे लिए, तो अरेंज। So, first topic is introduction to the hemodynamic and electrophysiology of the heart. इसका मतलब क्या होता है? Hemodynamic is related to the hemo means blood flow से related है ये वाला टॉपिक, और conduction of the heart is called electrophysiology of the heart, मतलब कि जो आपका रिलैक्सेशन धड़कता है ना दिल, वो किस तरह से होता है हार्ट में, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, उस पर क्या फार्माकोलॉजी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, फार्माकोलॉजी कुछ नहीं है, आप पास्ट में चले जाओ अपने सेकंड क्लास में, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता था, सपोज एक ऐसे लिखो आप माय फ्रेंड में, तो सिंपल सी बात है आप 10 लाइन ऑटोमेटिकली बना दिया करते थे। यहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन में कुछ वैसे ही करना है। सपोज इंट्रोडक्शन टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 10 लाइन लिखना है हार्ट के बारे में। अब देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या क्या मिलकर बना है आपको भी पता है, किडनी, लंग्स, एयर इन होता है, ठीक है, हार्ट, फिर उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि वेसल्स है, वेसल जाता है पूरे ऑर्गन में, फिर वापस आता है हार्ट पे। तो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। पर ये देखो कि वर्ड मिलके किससे बना है, फर्स्ट वर्ड इज कार्डियो मीन्स हार्ट, और वास्कुलर मीन्स वास्कुलर बंडल विच मीन्स ब्लड वेसल्स। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, हार्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो रिदमेटिसिटी, मतलब क्या होता है, खुद ही रिदम कर सकता है, खुद ही धड़क सकता है, उसके पास खुद का एक फंक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिदमिसिटी। फिर आता है वो खुद का इलेक्ट्रिक इंपल्स भी जनरेट कर सकता है। और क्या करता है हमारा हार्ट करता है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को खुद कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब मैं बताऊँ तो जो मेन ब्रेन है ऊपर है उससे कनेक्ट नहीं होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहे हैं ना जितने भी नर्व्स, उससे कनेक्ट होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन शो करते हैं। सिंपैथेटिक क्या होता है, जब आप डर जाते हो, फियर और फाइट, ठीक है, या फिर फ्लाई, 2F भी होता है, 3F भी होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाई, वो सिंपैथेटिक शो करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपका फोर्थ क्या है, साइनो आर्टेरियल, मतलब कि ऐसे नोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पेसमेकर, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है फंक्शन ऑफ द हार्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सिंपल सी बात है, ब्लड को डिलीवरी करना, ऑक्सीजन को डिलीवरी करना पूरे ऑर्गन्स में, न्यूट्रिशंस को डिलीवरी करना पूरे ऑर्गन्स में, और क्या क्या, और देखो अगला चीज़ समझो आप, फैक्टर, ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो हार्ट रेट को डिसबैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर है आपका एज, जैसे जैसे आप
एज में आगे जाते हैं ना, वैसे वैसे आपका बीपी हाई होता जाता है। फर्स्ट बीपी हाई आपका कब होता है? जब आप बच्चे होते हैं। अब ये नहीं कि बहुत हाई होता है, मतलब कि उस बॉडी के हिसाब से एक बेबी इन जो न्यूनेंट होते हैं उनके हिसाब से उनका बीपी हाई होता है, ठीक है, जो कि उस वक्त के लिए बीपी हाई माना जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो बीपी नॉर्मल 70 टू 75 में एवरेज के में आपको देखने को मिलता है। पर जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो ना, जैसे जैसे ओल्ड की तरफ बढ़ते हो, आपका जो बीपी है वो हाई होने लग जाता है, ठीक है। फिर है आपका सर्कुलेटरी हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, इंसुलिन, ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे हार्मोन्स लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, ये सारे हार्मोन हैं हमारे बीपी को रेगुलेट करते हैं। फैक्टर्स होते हैं, ये कम भी करते हैं ज़्यादा भी करते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से हार्मोन क्या काम कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, ये सब रेगुलेट करते हैं। फिर आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, आप क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक रनिंग, जॉगिंग, स्कैरी मूवी भी देखते हो तो बीपी हाई हो जाता है आपका, ठीक है। डिपेंड करता है आप फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहे हो। फिर आपका आता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये क्या है? बैरो मतलब होता है आपका बैरो मतलब होता है, मेरे को मेन वर्ड तो याद नहीं हो रहा, पर बैरो का मतलब कुछ काइंड ऑफ सिमिलर था प्रेशर से, ठीक है। तो प्रेशर रिफ्लेक्स, ये अब मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक पढ़ा होगा पॉजिटिव फीडबैक करके एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने एचएपी में, उसमें क्या था, थर्मो रेगुलेशन में था। अगर हीट बढ़ जाता है, ठीक है, तो बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, वो बैरो रिसेप्टर है, ठीक है। फिर आता है इमोशन। इमोशन भी आपका क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे कि आप सैड हो गए तो ऑटोमेटिकली बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। एंग्री हो जाओगे तो बीपी हाई हो जाता है, और दुख की तरफ जाओगे तो बीपी डाउन चलने जाता है, ठीक है ना। एंग्जाइटी वगैरह के डिप्रेशन में आके बीपी लो पे आ जाता है आपका। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है? 120/80। 120 क्या होता है आपका? 120 होता है सिस्टोलिक, जिसको हम लोग नापते हैं mmHg में। अब सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब होता है आपका जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक। फिर नीचे होता है 80 जो कि नॉर्मल है, वो है आपका डायस्टोलिक, जो कि होता है आपका रिलैक्स करता है, आपका एक हार्ट रिलैक्स करता है, इज कॉल्ड डायस्टोलिक, ठीक है। कॉमन कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं हार्ट के, जो कि हार्ट फेलियर, फेल हो जाता है हार्ट आपका, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाता है टाइम टू टाइम, इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अंजाइना, अंजाइना मीन्स आई गैस, जहाँ तक मुझे याद है वो पेन, जलन, पेन सा होता है, जलन सा होता है आपके हार्ट में, इसको अंजाइना। अरेदमिया क्या होता है? रिदम मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, या तो फास्ट हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा, इसको कार्डियक अरेदमिया। हाइपरटेंशन, यू नो, उसके प्रेशर बढ़ जाता है वेसल्स में, हार्ट के वेसल्स में, तो उसकी वजह से अच्छे से पंप नहीं हो पाता है हार्ट, मतलब फ्लो नहीं कर पाता है, इसको हाइपरटेंशन। क्यों होता है हाइपरटेंशन? यू नो, डिसफंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, या फिर कुछ जम जाते हैं वहाँ पे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जैसे हम लोग, वो सब की वजह से भी हो सकता है हाइपरटेंशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इसका मतलब क्या है? सिंपल से लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो आपका जो हार्ट का जो जनरेशन ऑफ द इम्पल्स है वो कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इम्पल्स जनरेशन जो स्टार्ट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। ये दो फाइबर के थ्रू होता है। ये दो तरीके से हो सकता है, नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स या फिर ऑटोमेटिक फाइबर्स के थ्रू। दूसरा स्टेप होता है वो कंडक्ट होता है, कंडक्शन स्टार्ट होता है। तीसरा स्टेप होता है एक्साइटिबिलिटी। इसका क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू इनिशिएट रिस्पॉन्स और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिफैक्टरी पीरियड क्या होता है आपका? मिनिमम इन इंटरवल बिटवीन 2 प्रोपगेशंस, ठीक है। ये लेमन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, चलेगा। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हीमोडायनामिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ये क्या है? देखो, हार्ट के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। फर्स्ट मसल इज जो एक्साइट हमें करवाता है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और थर्ड है ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। 3 होते हैं पर मेजरली काम होता है इन 2 का, ठीक है। सेकंड स्टेप, मायोकार्डियम हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स, अभी बताया मैंने, जो कि है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स और कंडक्टिंग सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट सेल क्या करवाती है आपका? सिस्टोल, डायस्टोल। और कंडक्ट क्या करवाती है? जो इंपल्स जनरेट हुए वहाँ पे वो कंडक्ट करवाती है पूरे हार्ट पे। वो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कैसे करता है, अभी हम थोड़ा आगे बात मतलब जानेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स क्या करता है? पार्टिसिपेट इन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, पंपिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कंडक्टिंग सेल क्या करते हैं? कंडक्टिंग सेल आपके देखो कौन कौन से, एसए नोड, एवी नोड, हीज बंडल हीज जिसको हम लोग कहते हैं, हीज परकंजी भी कहते हैं, और कंडक्टिव टिश्यू। ये मैंने बोला था इसलिए क्योंकि एनाटॉमी पढ़ोगे वहाँ पे आपको ही समझ में आएगा। आई होप आपने ये पढ़ रखा होगा पहले से। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल आपको पता है हमारा स्टार्ट होता है -80 -90 से स्टार्ट होता है। फिर डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ, जो कि बहुत छोटा होता है, 1 to 2 मिलीसेकंड का होता है। यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम जाते हैं, ठीक है। सोडियम जब जाते हैं अंदर का पोटेंशियल बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन हो जाता है, फिर एक थ्रेशोल्ड में पहुंचने के बाद रैपिड रीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ नीचे आता है और ये हमारा एक हार्ट बीट जनरेट हो जाता है। इसके कुछ स्टेप हमने पहले भी पढ़ रखा है, या फिर आप यहाँ पे देखोगे तो समझ जाओगे। इसके 4 फेज होते हैं। पहले फेज में क्या होता है? डीपोलराइजेशन। सेकंड फेज में आपका क्या होता है?
दिस इज एक्सक्लूसिव विथ कार्डियक सेल्स। और फेज 3 में क्या होता है, रिपोलराइजेशन। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मेन है आपका ये वाला चीज़, ठीक है ना, ये वाला चीज़ हम आज पढ़ेंगे, ये है मेन। फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपके हार्ट में 2 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है कंडक्शन करवाता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो कंडक्टिंग सेल्स हैं उसको हम लोग कहते हैं नोडल सेल्स। क्या कहते हैं, नोडल सेल्स, ठीक है। ये करवाते हैं आपका इम्पल्स जनरेट करवाता है, इसको हम लोग कंडक्टिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है गैप जंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। गैप जंक्शन ये कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, ठीक है ना, मैसेज एक्सचेंज करता है इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ यहीं से आयन ट्रांसफर भी होते हैं। फिर दूसरा सेल आपका कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ये कौन से सेल्स होते हैं, ये रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं हार्ट को। जो धड़कता है ना सिस्टोल डायस्टोल, वो इसकी वजह से होता है। तो आप देखो हो क्या रहा है मेजरली, मतलब डीप डाउन जाओगे आप, ये हो कैसे रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो तो ठीक है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो कैसे रहा है पूरा हार्ट, वो उसके बारे में हम जानेंगे। सिंपल सा एक लेमन डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, केयरवेल के हेल्प से लेके मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत ईजी वे में कवर करवा रखा है मैंने। तो देखो यहाँ पे हम बीच में डिवाइड कर लो, समझो अब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो नोडल सेल्स है ना, उसके पास 4 चैनल्स हैं खुद के। तो फर्स्ट चैनल्स का नाम है सोडियम चैनल, मतलब फुल नेम है इसका फनी सोडियम चैनल, जो कि स्लो है, ठीक है ना, मतलब एक स्लो है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ एंटर होता है या बाहर निकलता है वो स्लो प्रोसेस में होता है। दूसरा है आपका टी टाइप कैल्शियम चैनल, ठीक है ना, कैल्शियम चैनल है पर ये टी टाइप का है, ठीक है। फिर आपका थर्ड चैनल है एल टाइप कैल्शियम चैनल। फिर फोर्थ चैनल है आपका पोटेशियम चैनल। बस ये 3 याद रखना है यहाँ पे। सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के पास भी होता है कुछ चैनल्स, जो कि है हमारा फर्स्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सेकंड है कैल्शियम चैनल जो कि स्लो होता है ये वाला, फिर आपका थर्ड होता है पोटेशियम चैनल, फोर्थ होता है आपका एल टाइप कैल्शियम चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग फर्दर बढ़ते हैं कि होता कैसे। अब स्टेप वाइज मैंने कवर अप कर रखा है इस पर, यहाँ पे एक ग्राफ बन रखा है, उस पर ध्यान देना आप, ठीक है। तो स्टेप जीरो में क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल है हार्ट का वो -60 है, मतलब नोडल सेल का जो पोटेंशियल इस वक्त अभी इनिशियल स्टेट पे क्या है, -60। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बना भी रखा है -60। अब क्या होता है, स्टेप 1 में धीरे धीरे करके सोडियम एंटर करता है। यहाँ देखो सोडियम एंटर कर रहा है धीरे धीरे स्लो में। तो अब क्योंकि स्लो एंटर कर रहा है तो यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया है, किसकी वजह से हुआ है, सोडियम के इन्फ्लक्स, मतलब अंदर आया है सोडियम, ठीक है, सेल के अंदर आया है। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, जिसको हम लोग कंडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन होता है, इम्पल्स जनरेशन होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि सोडियम अंदर गया है तो पोटेंशियल बिगड़ा है सेल का, तो -60 था पहले, अब वो कहाँ पहुंच जाता है, -55 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो -55 पे पहुंच गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब क्योंकि पोटेंशियल बिगड़ा है, -55 पे हो गया है, जिसकी वजह से अब टी टाइप जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि वो ओपन हो गया है, अब ये एक लेस स्ट्रॉन्ग चैनल होता है, मतलब ये भी नहीं कि इतना स्लो भी इन्फ्लक्स नहीं करवा रहा है, ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स कर रहा है, मतलब मीडियम लेवल पे पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ लाएगा। अब देखो ये क्या है, कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाया है इसने। अब यहाँ पे क्या करवा रहा है, ये कैल्शियम को अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करवा रहा है, जिसकी वजह से और डीपोलराइजेशन होगा। अब डीपोलराइजेशन होने की वजह से -55 था, अब ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, -40 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा। अब ये एक और चीज़ है, जो इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, इस सेल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है -40। अब क्योंकि यहाँ पे -40 इसने अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लक्स है पॉजिटिव चार्ज का सेल के अंदर वो हो जाएगा बूस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 3 में क्या होगा, अब क्योंकि बूस्ट हो चुका है, थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट का मतलब क्या था कि अब हमें पॉजिटिव चार्ज को और भी ज़्यादा जल्दी अंदर लाना है, इसका मतलब ये है। तो इसकी वजह से अब एल टाइप बोलेगा, मैं अब ओपन हो रहा हूँ, अब एल टाइप ओपन हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब क्योंकि एल टाइप एक्टिवेटेड हो गया है कैल्शियम चैनल, ये क्या करेगा, कैल्शियम को और ज़्यादा इन्फ्लक्स करवाएगा। अब यहाँ पे स्लो इन्फ्लक्स नहीं होगा, डायरेक्ट रैपिड बहुत ज़्यादा डिपोलराइजेशन हो जाएगा, रैपिड डिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे रैपिड डिपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि बहुत सारी कैल्शियम इन्फ्लक्स कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्टिमुलस जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कहते हैं इसको कि इम्पल्स जनरेट हुआ है, मतलब कि वही स्टिमुलेट हुआ है, जनरेटेड हो गया स्टिमुलस। अब क्योंकि अब यहाँ पे सडन तुरंत -40 से डायरेक्ट +40 पे पहुंच जाता है, मतलब इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट -40 से डायरेक्ट 40 पे हो गया, पॉजिटिव 40 पे, ठीक है। ये था हमारा स्टेप 3।
अब यहाँ तक आप याद रखना, यहाँ पे क्या पहुंच गया है +40 पे, अब यहाँ पे +40 पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। इक्विलिब्रियम करने के लिए कुछ पॉजिटिव को वो कहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के पास भेजना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पे। स्टेप 1 में क्या है, इसका पोटेंशियल होता है -90। अब क्योंकि कैल्शियम आयन अपने आप इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है कैल्शियम आयन, तो इसका रेस्टिंग RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, -90 था। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो बिगड़ेगा, बिगड़ने की वजह से वो -90 से कहाँ पहुंच जाएगा, -70 पे पहुंच जाएगा। अब क्योंकि -70 पहुंच गया, उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है -70, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है, क्योंकि वो वहाँ पे -70 में पहुंच चुका है, इसलिए अब वो भी बोलेगा भाई अब -70 में पहुंच गया, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गया, अब मैं रैपिड डिपोलराइजेशन करना स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को मैं बहुत जल्दी जल्दी खींचना स्टार्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ना सोडियम चैनल, वो ओपन हो जाएगा और भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से तो आ ही रहा है, यहाँ से भी आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब -70 से कहाँ पहुँच जाएगा, +10 पे। इतना ज़्यादा रैपिड डिपोलराइजेशन होने लग जाता है कि +10 पे पहुँच जाता है। तो यहाँ देखो +10 पे मैंने यहाँ पे ग्राफ फुल आया है। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, स्लोली कैल्शियम चैनल ओपन, ठीक है ना। अब जो ये कैल्शियम चैनल दिख रहा है वो स्लोली, मतलब ये ज़्यादा अंदर कैल्शियम को नहीं लाता है पर थोड़ा थोड़ा लाता है, तो ये इसलिए इसका नाम स्लोली है। यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रैपिड रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। रीपोलराइजेशन मतलब -10 से 0 पे पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। क्यों पहुँच जाता है, अब यहाँ पे ये टॉपिक ध्यान से समझना, क्यों पहुँच जाता है। सॉरी, यहाँ पे थे ना, स्टेप 3 में क्या होता है, ये तो खुल ही गया है, साथ साथ ये भी खुल जाता है। अब ये थोड़ा उल्टा है, ये सब अंदर ला रहे हैं पर ये बाहर की तरफ ले जा रहा है। अब ये क्योंकि बाहर की तरफ ले जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से हमारा जो +10 था वो 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 4th में, 0 मिलीवोल्ट पहुंच गया। अब क्योंकि 0 पहुंचने के बाद है ना, यहाँ पे एक और थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, जिसकी वजह से क्या खुल जाता है, 0 पे L टाइप का जो कैल्शियम चैनल है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, ये खुल जाता है। अब यही है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। एल टाइप खुल गया, अब कैल्शियम को इन्फ्लक्स करवाएगा ये। अब क्योंकि देखो यहाँ से बाहर भी जा रहा है, यहाँ से अंदर भी आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेबलाइज हो गया आयन का, ठीक है। पर ये थोड़े टाइम के लिए होता है, कितने टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने 250 मिली सेकंड के लिए होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, फिर ये क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर स्टेप 5 में क्या होता है, कैल्शियम बाइंड्स टू SR। अब देखो यहाँ पे अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, जिसकी वजह से सेल बोलेगा यार इक्विलिब्रियम हमें नहीं करना था, या तो ज़्यादा रखो या तो कम रखो। अब क्योंकि इसे ज़्यादा या कम करना है, तो ये जो कैल्शियम थोड़े बहुत जितने भी है वो किससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SR हम लोग कहते हैं ना, उससे जाके अटैच हो जाएंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, SR एक्टिवेट हो जाएगा, और SR हमें पता है सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम, क्या अबंडेंट कैल्शियम कहाँ पे भरा हुआ होता है, SR पे। मतलब इनके पास खुद का कैल्शियम है पर ये अंदर बांध के रखते हैं, पैक करके रखते हैं। तो SR बोलेंगे नहीं अभी तो हमें ज़रूरत है, इसलिए कैल्शियम अपने अंदर के कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं। अब यहाँ पे 0 मिलीवोल्ट का एस्टेब्लिश था आपका इक्विलिब्रियम, पर ये इन्होंने अंदर से कैल्शियम आयन को बाहर निकाला। अब क्योंकि बाहर निकाला तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 0 से बढ़ चुका है। तो यहाँ स्टेप 6 में क्या होता है, कैल्शियम विल बी बाइंड टू द ट्रोपोनिन C रिसेप्टर। अब यहाँ पे कैल्शियम निकल के जाएंगे और SR से निकल के जाएंगे, और ये है ट्रोपोनिन C। ट्रोपोनिन C एक्टिन मायोसिन आपने अगर पढ़ा हो आपके 10th क्लास में, वो चीज़ है ये। ट्रोपोनिन C होता है, वो एक्टिन और मायोसिन होता है, तो कैल्शियम यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे, और कैल्शियम बाइंड होता है तो एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है हार्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल भी हो गया साथ ही साथ। अब रिलैक्स कैसे होगा, तो ये है हमारे रिलैक्स का मतलब जो भी है स्टेप्स, रिलैक्स फेज कैसे होता है। तो हम यहाँ पे वापस पहुँचते हैं। नोडल सेल में क्या हो गया था, स्टिमुलस +40 पे था, ठीक है। अब स्टेप Z लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखता तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है। रिलैक्सेशन का स्टेप Z देखो क्या है, अभी हमारा क्या है +40 पे है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पोटेशियम चैनल, ये स्टेप Z है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आउटफ्लक्स होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। मैंने बनाया नहीं है पर आप बना लेना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं तो इसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो घटेगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा इस वाले सेल का, नोडल सेल्स का। एंड देन ऑल ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घट जाएगा, घटने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कमी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। अब क्योंकि कमी आ जाएगी तो फनी चैनल वापस से खुलेंगे, ये खुलेगा तो ये भी खुलेगा, ये खुलेगा तो ये भी खुलेगा, ये खुलेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो ये दोबारा से ट्रांसफर होगा, सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का ये। और वापस से जब
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे तो वापस से रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये था पूरा कंप्लीट साइकिल इसका। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा, इसके लिए अलग से ग्राफ बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो अभी हमारा क्या था, ये देखो स्टेप जेड में क्या हुआ, प्लेट्यू डेवलप हो गया। प्लेट्यू क्या था, जीरो, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था ना यहाँ पे, यहीं पे यहाँ पे, ये तो अलग चीज है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कैल्शियम निकल रहा है और ये यहाँ बाइंड कर रहा है और कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, बस इतना काम था। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया था ना थोड़ा टाइम के लिए, 250 मिली सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप जेड में होता है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है 250 मिली सेकंड रुक के, फिर उसके बाद एक एल टाइप का चैनल ओपन हो जाता है, एल टाइप का चैनल ओपन हो जाता है। ये क्या करवाते हैं आपका, पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है फॉर शॉर्ट टाइम ओपन, थोड़े टाइम के लिए ओपन होता है ये बस, उसके बाद ये वापस से क्लोज हो जाता है। अब क्योंकि ये क्लोज हो गया, अब क्या क्लोज हो गया तो यहाँ पे ये सब ये क्लोज हो गया, बस ये बच गया, और ये क्या कर रहा था, बाहर की तरफ ले जा रहा था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो कैल्शियम अंदर आना बंद हो गया, पर इस जी क्योंकि कैल्शियम अंदर आना बंद हो गया इसलिए जो एसआर से कैल्शियम निकल रहा था ये भी रुक जाएगा, निकलना रुक जाएगा। अब क्योंकि ये निकलना रुक गया जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो घटने लग गया। अब क्योंकि रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है वो रिलैक्स कर जाएगा, और रिलैक्स कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज जब बाहर जाने लग जाएंगे तो यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, जिसकी वजह से दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट हो जाएगा और ये लूप चलता ही जाएगा। सो दिस वाज द डे फर्स्ट। ज़्यादा बूस्ट नहीं करना है क्योंकि वो नुकसान देगा, इसको डीप में पढ़ना है। सो आई होप you like the video. Thank you for watching. Have a nice day.